हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विल स्टडी क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका आज के इस फाइनल रिवीजन सेशन में, जिसमें आपके साथ हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का जो यूनिट है उसका रिवीजन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो आपके लॉज रहते हैं, एक्ट्स रहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जनाब, सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें आप खो जाएंगे। आइए फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एवी स्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता है। यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आप हमारा पीवाई क्या उसका कोर्स, टेस्ट सीरीज या फिर मास्टर कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है जिसे आप चेक कर सकते हैं। ऐसी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए भी हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको एबी स्टडी क्लासेस की वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो लॉज हैं जिनको आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सभी काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, हम बात करेंगे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, हम एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की भी बात करेंगे, कंपटीशन एक्ट, आरटीआई एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और जीएसटी की भी चर्चा आपके साथ होगी। तो सेशन थोड़ा सा लंबा रह सकता है, बट आपके लिए पूरा कवरेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो आइए एक एक करके इन टॉपिक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। चलिए तो बात करते हैं जी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत पुराना कानून है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872 और आज के समय में पूरे भारत पे, पूरे इंडिया पे ये अप्लाई करता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जी एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता। तो क्या क्या स्टेजेस रहते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में? पहले तो एक पार्टी दूसरी को कोई ऑफर देगी, प्रपोजल देगी, सामने वाली उसे एक्सेप्ट करेगी तो हमारा प्रॉमिस बन जाएगा। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे, दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बन जाएगा और ये जो है आपका एग्रीमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। एग्रीमेंट जब आपका लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है, कानून में इन्फोर्सेबल हो जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल हो जाता है, तो फिर वो फाइनली हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखनी आपको बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होते हैं? कौन से कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहेंगे? तो अगर उसमें पार्टीज की कंसेंट फ्री है, यानी कि जबरदस्ती कंसेंट नहीं ली गई, जबरदस्ती प्रॉमिस नहीं कराया गया, पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं, आपकी कॉम्पिटेंट पार्टीज होती है जो कि मेजॉरिटी एज की हो, 18 साल से ऊपर की उम्र की हो, साउंड माइंड की हो, पागल नहीं होनी चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका कोई एलियन एनिमी है, दूसरे एनिमी देश का कोई नागरिक है, तो वे आपके डिस्क्वालिफाइड होते हैं। तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही है तो पार्टीज आपकी कॉम्पिटेंट हो जाएंगी। और जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। कंसीडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने पैसे दिए तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का लीगल होना चाहिए, इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने चाहिए जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हों, जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, या फिर ऐसे एग्रीमेंट जो कि आपको कोर्ट जाने से मना करते हैं, रोकते हैं, इन्हें माना गया एक्सप्रेसली वॉइड। दो पार्टीज कम से कम होनी जरूरी है जी। उनकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन बनाने की। अगर इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने की नहीं है तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहां पे नहीं बनेगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी जरूरी है। तो हम कहते हैं कि भाई हम आपको मैजिक से सोना खजाना ढूंढ के दिखाएंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। तो दिस इज गोइंग टू बी अगेन नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रेदर अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट किया, इट इज गोइंग टू बी वॉइड एब इनिशियो। ये शुरू से वॉइड रहने वाला है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। माइनर मेजर बन गया तब भी आप इसकी रेटिफिकेशन नहीं करा सकते। बट हाँ, माइनर यहां पे बेनिफिशियरी बन सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी हो सकता है। आप माइनर के पेरेंट या फिर गार्डियन को भी यहां पे बाइंड नहीं कर सकते। बट अगर आप माइनर को नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं तो फिर कुछ केसेस में आपको जो है पेमेंट का राइट यहां पे दिया गया है। और अगर बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी अगर हम बात करें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारे हो सकते हैं जिसमें ये सारी खूबियां प्रस्तुत हैं, प्रेजेंट है। वॉइड हो सकते हैं जिसमें ये खूबियां कोई ना कोई प्रेजेंट नहीं है, जैसे आपका जो कंसिडरेशन है लॉफुल नहीं है, जैसे यहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका इम्पॉसिबल है तो फिर वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल हो सकता है यानी कि एक पार्टी के
एक पार्टी की तरफ से उसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आपने किसी की कंसेंट ली थी जोर जबरदस्ती करके, तो फिर उसके बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव इलीगल है, ड्रग्स में ट्रेड करना, ऐसा टाइप। अनएनफोर्सेबल जिसमें कोई टेक्निकल लिमिटेशन हो गई है और उसकी वजह से अब आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, जैसे वो राइटिंग में नहीं है, टाइम बार हो चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस जो कि राइटिंग में है, इंप्लाइड जो कि आपके कंडक्ट से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बन गए, एग्रीमेंट बन गए हैं। क्वासाई, क्वासाई मतलब यहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अपने आप बन जाते हैं। दीज आर क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको आगे डिस्कस करेंगे। और आजकल तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं जिन्हें ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। इसके बाद है जी बाय परफॉर्मेंस, तो जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी, वो आपके एग्जीक्यूटेड है। जिसमें अभी किसी पार्टी की परफॉर्मेंस पेंडिंग है तो वो एग्जीक्यूटरी है, दोनों की पेंडिंग है तो बायलेटरल एग्जीक्यूटरी, एक की पेंडिंग है तो यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। इसके अलावा हमारे पास वेजरिंग एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी नॉर्मली बेटिंग एग्रीमेंट है, आप बेट लगा रहे हैं बारिश होगी नहीं होगी, ऐसे टाइप के। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हैं आपके। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको फुलफिल होना या ना होना डिपेंड करता है किसी कॉन्टिंजेंट इवेंट के ऊपर। तो जैसे कोई ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कहा गया कि अगर शिप सामान लेकर आ गया तो हम आपको इतना सामान दे देंगे। तो अगर शिप सामान लेकर आ जाता है तो फिर ये वैलिड हो जाएगा, अगर शिप सामान लेकर नहीं आता तो फिर ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं फ्री कंसेंट की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें कहता है कि कंसेंट का फ्री होना बहुत जरूरी है। कंसेंट फ्री तब मानी जाएगी व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। तो अगर आपको कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, देन इट इज गोइंग टू बी voidable at the option of the person whose consent has been so obtained। तो जिस पर्सन की कंसेंट आपने ली है कोअर्शन करके, अनडू इन्फ्लुएंस करके, फ्रॉड करके, तो वो पर्सन चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, वॉइड कर सकता है। अगर आपका मिस्टेक है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर उसे वॉइड माना गया है। बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मिस्टेक ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड इज नो एक्सक्यूज। आप इंडिया में रहकर ये नहीं कह सकते कि मुझे इंडिया का कानून मालूम नहीं था, मेरे से गलती होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दो, ऐसा नहीं माना जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी कोई मिस्टेक है किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर, किसी फॉरेन लॉ को लेकर, तो इस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वॉइड माना जाएगा। अब बात करते हैं जी डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा? बाय परफॉर्मेंस, तो आपकी ऑब्लिगेशन है आप पूरी कर दो। म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों मिलकर एग्री कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ऑपरेशन ऑफ द लॉ, पार्टीज की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। लैप्स ऑफ द टाइम, बहुत लंबा समय बीत गया है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया गया पार्टीज ने, तो उस केस में ये डिस्चार्ज हो जाएगा और डैमेजेस वगैरह के लिए सूट फाइल किया जाएगा। आपके प्रॉमिसी, जिनको प्रॉमिस किया गया था, जिसने प्रॉमिस को मनवाना था, जिसको यहाँ पे जिसके लिए यहाँ पे काम किया जाना था, उसी ने वेवर कर दिया कि भाई अब मेरे लिए काम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इंफीरियर राइट आपके सुपीरियर राइट के साथ मर्ज हो गए। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट था लीज को लेकर, अब जमीन खरीदी ली गई, तो लीज तो इंफीरियर राइट है, अब जमीन खरीदी ली गई, तो फिर आपका बड़ा राइट जो है यहाँ पे सेल का हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का हो गया, तो उसमें आपका इंफीरियर राइट भी मर्ज कर गया। इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका लीज वाला, वो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और तरीके हैं डिस्चार्जिंग के। तो यहाँ पे हमारे पास है नोवेशन, यानी कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड, तो पुराना खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करके। रिसीशन, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया, उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ऑल्ट्रेशन, आपने उसके अंदर कुछ मेजर ऑल्ट्रेशन कर दी, तब भी आपका जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे डिस्चार्ज माना जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन करेगा? जिसने प्रॉमिस किया है वो करेगा, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन कर सकता है, उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। बट अगर आपका पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे कोई पेंटिंग बनानी थी, गाना गाना था, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाएंगे। अगर ज्वाइंट प्रॉमिसर है तो सबको करना होगा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा। अगर किसी एक की डेथ हो गई तो बाकी सब प्लस उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करना होगा। सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करना होगा। और यहाँ पे आपके जो एजेंट है, आपके प्रॉमिसर के जो एजेंट है, वो भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना इज बेसिकली गोइंग टू बी ब्रीच। अब अगर आपने ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, सो दिस इज एक्चुअल ब्रीच।
अगर ड्यू डेट आने से पहले ही आपके हाव भाव ऐसे हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करने वाले, तो हम इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। अगर ब्रीच हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस केस में आपकी जो पार्टीज है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो यहां पे क्या कर सकती है? वो डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकती है, वो इंजंक्शन के लिए जा सकती है। जैसे आपने एक एक्टर के साथ समझौता किया था कि वो एक्टर 1 साल तक आपके लिए काम करेंगे, वो एक्टर ने कहीं और काम पकड़ लिया, तो आप कोर्ट के पास जाकर उस एक्टर को रोक सकते हैं, उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर जो है वो निकलवा सकते हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपके लिए किसी ने कुछ डांस करना था, गाना गाना था, वो नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट में जाकर कहेंगे भाई इसे कहिए कि मेरे लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे, नहीं तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंडेड मान सकते हैं, खत्म मान सकते हैं, और फिर डैमेजेस के लिए फाइल कर सकते हैं। क्वांटम मेरियट, यानी कि एक पार्टी ने जितना काम कर दिया, देखो ए उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था, उसने कुछ काम कंप्लीट करके दे भी दिया था, अब बी जो है उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो ए ने जितना काम किया उसके पैसे तो उसे मिलने चाहिए ना, दिस इज क्वांटम मेरियट। अब आते हैं जी सूट फॉर डैमेजेस। तो रेमेडीज के अंदर एक हमारे पास है सूट फॉर डैमेजेस। तो यहां पे आप डैमेजेस कौन कौन से क्लेम कर सकते हो? एक तो नॉर्मल जो आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस हुए ब्रीच होने की वजह से, और अगर मान लीजिए आपका ब्रीच होने की वजह से कोई और स्पेशल डैमेजेस हो गए, आपको कोई और कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कोई और एग्रीमेंट यहां पे इफेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो वो स्पेशल डैमेजेस भी आपको मिल जाएंगे। विंडिकेटिव डैमेजेस, तो विंडिकेटिव डैमेजेस आपके किस केस में दिए जाते हैं? तो ये दो केसेस में आपके दिए जाते हैं। तो या तो आपका ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी हुआ है, आपने किसी को शादी का वादा किया, फिर आपने नहीं की, उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाया, या फिर आपके बैंक ने आपका चेक गलत डिसऑनर कर दिया, उसे करना नहीं चाहिए था, इससे आपकी रेपुटेशन का नुकसान हुआ, तो फिर इस केस में भी आपके विंडिकेटिव या फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किए जा सकते हैं। इसके अलावा नॉमिनल डैमेजेस भी अवार्ड कर सकते हैं। तो अगर यहां पे पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, बट फिर भी डैमेज, फिर भी आपका ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर उस केस में 1-2 रुपए नॉमिनल डैमेजेस अवार्ड किए जा सकते हैं। डैमेजेस फॉर डिटोरियोरेशन कॉज्ड बाय द डिले, तो अगर कोई डिले हो गया, उसकी वजह से सामान खराब हुआ, उसके डैमेजेस हो सकते हैं। या फिर प्री फिक्स्ड डैमेजेस भी आपके हो सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही आपने फिक्स कर लिए थे। चलिए तो बात करते सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। तो ये जो हमारा कानून है, ये जुड़ा है गुड्स की सेल से, और ये जो है इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930, और हमारा ये एज एन इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है इसे लाया गया था। बाद में इसमें से इंडियन वर्ड हटा दिया गया एंड इट बिकम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये जो आपका एक्ट है डील करता है सेल ऑफ गुड्स से, यानी कि गुड्स से डील करता है। गुड्स के अंदर केवल आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, और यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी यहां पे कुछ चीजें नहीं आएंगी, जैसे एक्शनेबल क्लेम्स और मनी इसके अंदर आपकी नहीं आएगी। एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कम से कम दो पार्टीज तो रहने वाली हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होने वाली है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होने वाली है, यानी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर किए जाएंगे, कुछ गुड्स यहां पे होने वाले हैं। प्राइस या फिर कंसीडरेशन जो है वो भी होगी, फ्री में ट्रांसफर नहीं होगा, और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो भी यहां पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो यहां पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैं उन्हें दो में बांटा गया है, एक तो सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब है? देखो, सेल का मतलब तो आपने सामान बेच दिया, एग्रीमेंट टू सेल मतलब अभी नहीं बेचा, फ्यूचर डेट पे आप बेचने वाले हैं। सो दिस इज नॉट एन एग्जीक्यूटेड बट रेदर अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो यहां पे अभी ना तो ओनरशिप गुड्स की और उन गुड्स से जुड़ा हुआ रिस्क जो है वो अभी बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुआ, और यहां पे अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ब्रीच हो जाता है, जैसे यहां पे आपका जो सेलर है, यहां पे अगर जो बायर है वो सामान खरीदने से मना कर देता है, बायर के एंड पे ब्रीच हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो सेलर है ही कैन नॉट स्यू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, ही कैन ओनली स्यू फॉर द डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रीच। अगर आपने सामान बेच दिया फिर बायर ने ब्रीच किया, तो फिर तो आप सामान के पैसे के लिए जो है सूट फाइल करोगे, उसके लिए स्यू करोगे, बट सामान बेचा ही नहीं था, फ्यूचर में बेचना था, अब पहले ही ब्रीच हो गया है, तो उस केस में पैसों के लिए जो है केस नहीं कर सकते, केवल डैमेजेस के लिए ही कर सकते हैं। तो गुड्स जो है ना हमारे पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक है एग्जिस्टिंग गुड्स, जो कि एग्जिस्ट करते हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंटली आपके एग्जिस्ट करते हैं। फ्यूचर गुड्स, जो कि अभी फ्यूचर में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। कॉन्टिंजेंट गुड्स, जो कि अभी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, डिपेंड करता है किसी और इवेंट के ऊपर।
एग्जिस्टिंग गुड्स को भी हम तीन में बांट सकते हैं, स्पेसिफिक गुड्स जिन्हें आपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे स्पेसिफाई कर लिया कि ये वाले गुड्स हैं, इसके अलावा असर्टेंड और अनअसर्टेंड भी हो सकते हैं। तो जो गुड्स अभी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपने असर्टेन नहीं किए वो आपके अनअसर्टेंड रहने वाले हैं, और बाद में उन्हें जो है असर्टेन कर लिया जाएगा तो फिर वो असर्टेंड गुड्स यहां पे बन जाएंगे। देखो डिलीवरी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट, और डिलीवरी आपकी तीन तरीके की हो सकती है। या तो आप एक्चुअल डिलीवरी कर दें, सामान जो है एक्चुअल में डिलीवर करा दें, जैसे अमेजॉन वाला, फ्लिपकार्ट वाला आपके घर आके सामान एक्चुअली में आपको डिलीवर करता है। इसके अलावा एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी कि जहां सामान था वहीं पड़ा, कोई कस्टडी में चेंज नहीं आया, जिसके पास सामान था उसी के पास सामान पड़ा है, पर अब हमने उसे एक पर्सन को कह दिया कि अब ये सामान तुमने मेरे बिहाफ पे नहीं, जिसको मैंने बेच दिया उसके बिहाफ पे रखा हुआ है। सिंबॉलिक डिलीवरी भी हमारी हो सकती है, जहां पे हमने केवल सामान की जो बिल है, सामान की जो रसीद है, उसे यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पे एक बहुत अच्छा यहां पे एक प्रोवर्ब इसे कह सकते हैं, एक बहुत यहां पे पॉपुलर ये टर्म है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब है कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। तो अगर आप किसी चीज के मालिक नहीं हो तो आप उस चीज का मालिक किसी और को भी नहीं बना सकते। अगर आपके पास चोरी का पेन है, आप किसी को 10 रुपए में वो पेन बेच देते हो, तो जिसको आपने पेन बेचा वो उस पेन का मालिक नहीं माना जाएगा, चाहे उसने आपसे गुड फेथ में वो पेन लिया हो। आपके पास वैलिड टाइटल नहीं था तो आप किसी और को भी वैलिड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको समझनी होगी। इसके अलावा जी यहां पे हमारे पास कंडीशन और वारंटी, दो ब्रीचेस यहां पे हमारे पास आते हैं। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन वो चीज है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट है। जैसे आपने गाड़ी खरीदनी थी और बताया था सामने वाले को कि भाई मेरी गाड़ी की जो माइलेज है कम से कम मेरे को कितनी चाहिए, आपने कहा मेरे को कम से कम 25 की जो है माइलेज चाहिए, किलोमीटर पर लीटर 25 की माइलेज मुझे चाहिए। बट आपने देखा कि वो गाड़ी जो है वो 15 से ऊपर की माइलेज दे ही नहीं सकती, देने वाली वो नहीं है। तो उस केस में दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रीच ऑफ एन एसेंशियल कंडीशन। ये तो आपकी मेन शर्त थी जो कि यहां पे टूट गई। तो इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, रेपुडिएट कर सकते हो, और साथ ही साथ डैमेजेस भी हैं, क्लेम कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा यहां पे खत्म आप कर सकते हो। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है जो कि बिल्कुल मेन एसेंशियल एलिमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे आपने कहा था कि मुझे कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, बट आपने देखा कि कई बार उस गाड़ी में से आवाजें आती है, नॉइजी हो जाती है गाड़ी, तो उस केस में ये मेन कंडीशन नहीं है, बट यहां पे फिर भी आपका ब्रीच तो हुआ है और इसे ब्रीच ऑफ वारंटी बोला जाता है। और दिस इज अ ब्रीच ऑफ एन इवेंट विच इज कोलेटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, और इस केस में आप केवल डैमेजेस के लिए यहां पे स्यू कर सकते हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा रिपुडिएट कर सकते हैं। आप उसे नहीं कह सकते ले अपनी गाड़ी उठा के ले जा और मेरे पैसे मुझे दे दे, आप केवल डैमेजेस यहां पे क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बीवियर। जो सामान खरीद रहा है उसे यहां पे सतर्क रहना है कि सही सामान वो खरीदे। सामान खरीद लिया फिर बाद में आपके सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, आपको उसी समय देख के समझ के सामान लेना होगा। बट इस प्रिंसिपल की कुछ एक्सेप्शंस भी यहां पे बताई गई हैं। तो अगर किसी केस में बायर ने स्पेसिफाई किया था मुझे तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए सामान चाहिए, और वो पर्पस उस सामान से पूरा नहीं हो रहा, उसने डिस्क्रिप्शन बताई थी कि इस डिस्क्रिप्शन का सामान चाहिए और उस डिस्क्रिप्शन का सामान नहीं निकला, उसने गुड्स खरीदे थे किसी ब्रांड नेम या पेटेंट नेम के अंदर, उसने फ्रिज खरीदा था बट फ्रिज तो अलमारी की तरह निकला, कूलिंग तो बिल्कुल करता ही नहीं था। फ्रॉड किया सेलर ने, गुड्स खरीदे आपने सैंपल देखकर और सामान जो है वो सैंपल के जैसा निकला ही नहीं, तो इस केस में आपका ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं जी अनपेड सेलर की। अनपेड सेलर हमारे पास वो है जिसके प्राइस की पेमेंट नहीं की गई, इसको पैसे मिलने थे, बायर ने इसको पैसे देने थे, इसको पूरे पैसे यहां पे नहीं बताए, पैसे नहीं दिए। तो इस केस में यहां पे क्या होने वाला है, इसके पास कुछ राइट्स आ जाने वाले हैं। राइट्स इसके पास आएंगे गुड्स के अगेंस्ट भी और बायर के अगेंस्ट भी। अगर तो गुड्स अभी इसके पास ही पड़े हुए हैं तो उस केस में वो गुड्स को भेजेगा ही नहीं, गुड्स को वहीं रोक लेगा, उनको लियन कर लेगा। अगर उसने गुड्स को भेज दिया, गुड्स आपके रास्ते में हैं और बायर अगर आपके इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उस केस में वो रास्ते में रोक सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, और उस सामान जो उसके पास आ चुका है, सामान जो उसके पास रखा हुआ है जो कि उसने नहीं भेजा है, उसे वो बेच भी सकता है, उसे वो बेच भी सकता है आफ्टर इन्फॉर्मिंग द बायर। अगर पेरिशेबल नेचर का सामान है तो उस केस में तो बायर को बिना इन्फॉर्म किए भी वो सामान को बेच सकता है। और अगर बात करें राइट्स अगेंस्ट बायर की, तो बायर के अगेंस्ट वो स्यू कर सकता है प्राइस के लिए कि भाई जो सामान बायर को दिया उसका पैसा वो दे,
और कोई उससे नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए, उसके लिए भी स्यू कर सकता है, और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए भी वो स्यू कर सकता है। अब आते हैं बायर के पास। बायर के साथ जो है अच्छा नहीं हुआ, बायर ने सामान खरीदना था पर सामान उसे नहीं मिला, तो क्या कर सकता है, ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सामान नहीं दिया उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है, इन डैमेजेस के साथ साथ इंटरेस्ट के लिए भी स्यू कर सकता है। और अगर किसी केस में डैमेजेस देना ठीक नहीं रहेगा तो वो कह सकता है कि मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे तो वही गुड्स चाहिए, गुड्स ही डिलीवर करवाए जाएं, स्पेसिफिकली वही परफॉर्मेंस जो है वो मुझे दी जाए। तो ये है आपका जी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो चलिए आइए बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की। तो ये हमारा लॉ जो है वो क्या करता है, डिफाइन करता है, अमेंड करता है द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो बेसिकली यहां पे बताया गया है कि आपके 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेक्शन 13 में स्पेसिफिकली बताया गया है कि 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। देखो यहाँ पे आपके बियरर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, यानी कि जिसके पास होगा, जिसके हाथ में होगा, जो उसका बियरर होगा उसे पेमेंट मिलेगी। ऑर्डर, जिसका नाम लिखा गया है उसे पेमेंट की जाएगी। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इंडिया में बनाया गया और इंडियन रेजिडेंट के ऊपर बनाया गया या फिर इंडिया में पेबल है तो उसे इनलैंड बोला जाता है। जो बाहर बनाया गया, बाहर पेबल है, बाहर के पर्सन पे बनाया गया तो उन्हें फॉरेन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जब डिमांड की जाएगी तभी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। टाइम इंस्ट्रूमेंट, एक समय के बाद, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इसके बाद इनकी पेमेंट की जाएगी। इनकोएट आपके इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, और इसके अलावा कुछ एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो है प्रॉमिस होने वाला है, जिस पर्सन ने पैसे देने हैं, जैसे एक्स ने वाई को पैसे देने हैं तो एक्स क्या करेगा, एक्स प्रॉमिसरी नोट खुद बनाएगा कि आई प्रॉमिस टू पे वाई, कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं वाई को या फिर वाई के कहने पे किसी और को, वाई और हिज ऑर्डर, मैं उसको जो है इतने पैसे दे दूंगा आफ्टर 3 मंथ्स या फिर ऑन डिमांड। नीचे एक्स अपने यहाँ पे साइन कर देता है। तो एक राइटिंग में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दी, साइन दिए, बियरर को या फिर उसके ऑर्डर को पैसे यहाँ पे दे दिए जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज हो गई, एक तो जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, एक जो प्रॉमिसरी नोट आपका यहाँ पे बना रहा है आपका मेकर, यानी कि एक्स बना रहा है तो एक्स आपका मेकर हो गया। पे, जिसको पेमेंट की जानी है, वाई आपके यहाँ पे पे हो गए। होल्डर, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी, तो यहाँ पे वाई ने क्या किया, इसे किसी और पर्सन को दे दिया तो वाई क्या बन गए, यहाँ पे एंडोर्सर बन गए। जिस पर्सन को दिया एंडोर्सी बन गया, जिस पर्सन के पास ये इंस्ट्रूमेंट आ गया वो इसका होल्डर बन जाएगा। अगर बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे क्या है जी, एक्स ने वाई को पैसे देने हैं तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज वाई बनाएगा। वाई कहेगा कि आई ऑर्डर एक्स, मैं एक्स को ऑर्डर देता हूं कि भाई मुझे या फिर मेरे ऑर्डर पे किसी और पर्सन को तुम इतने पैसे इतने दिनों बाद दोगे। और यहाँ पे नीचे क्या करेगा, एक्स अपने साइन करेगा कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं, एक्स हमारा यहाँ पे एक्सेप्टर होने वाला है। तो राइटिंग में अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइन है, और पेमेंट होगी बियरर को या फिर ऑर्डर को। इसमें पार्टीज की बात करें, एक तो बनाने वाला, ड्रॉअर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे कौन तैयार कर रहा है, यहाँ पे इसे वाई तैयार कर रहा है। एक्स है ड्रॉई जिसके ऊपर तैयार किया जा रहा है। एक्सेप्टर भी नॉर्मली आपका ड्रॉई ही रहने वाला है, यानी कि एक्स ही आपका एक्सेप्टर रहने वाला है जिसने किसे एक्सेप्ट कर लिया। पेई, जिसको इसकी पेमेंट होनी है। होल्डर, जिसके पास ये आया है। एंडोर्सर, एंडोर्सी, जैसे नॉर्मली आपने पहले केस में देखे थे। और इसमें कई बार हमें ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी देखने को मिलता है। अगर आपका बिल डिसऑनर हो गया, ओरिजिनल ड्रॉई ने उसे यहाँ पे डिसऑनर कर दिया, तो उस केस में ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी यहाँ पे हो सकते हैं। एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी हो सकते हैं, तो अगर ओरिजिनल ड्रॉई जो है उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया तो हो सकता है कोई और पर्सन इसे एक्सेप्ट कर ले, इसको मान रखने के लिए उसने एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी बोला जाता है। आते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पे जो कि हमारा है चेक। चेक बेसिकली एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है और ये बैंक पे ड्रॉ किया जाता है, एक बैंक पे ड्रॉ किया जाता है। पेबल ऑन डिमांड रहता है हमेशा ये, और इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक भी हो सकती है। तो चेक की आजकल इलेक्ट्रॉनिक इमेज आती है, पूरा का पूरा चेक नहीं जाता, तो वो भी आपको यहाँ पे चेक के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। तो चेक की पार्टीज की बात करें तो यहाँ पे जो चेक काट रहा है वो ड्रॉअर होगा, और बैंक इस केस में आपका ड्रॉई होगा, बैंक के ऊपर आप चेक काट रहे हैं। और बाकी पार्टीज नॉर्मली आपकी वही चलने वाली एंडोर्सर, एंडोर्सी, होल्डर, जो कि पहले हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और चेक के केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट रहता है क्रॉसिंग ऑफ दी चेक का। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ये चेक होते हैं इसके ऊपर कई बार ऐसे क्रॉस लगा दिया जाता है।
क्रॉसिंग का मतलब है कि इस चेक को दिखाकर बैंक में आप कैश नहीं ले सकते, इसका पैसा जो है आपको अकाउंट में ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारे स्पेशल क्रॉसिंग कर दी, यानी कि बैंक का नाम लिख दिया बीच में, एबीसी बैंक लिख दिया, तो केवल एबीसी बैंक के अकाउंट में ही इसके पैसे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने लिख दिया अकाउंट पे ही अगर लिख दिया, तो जिस इस चेक पे जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है, जैसे मिस्टर आर का नाम लिखा हुआ है, तो केवल मिस्टर आर के अकाउंट में ही ये जाने वाला है और किसी के अकाउंट में इसका पैसा नहीं जा पाएगा। जनरल क्रॉसिंग में तो किसी भी अकाउंट में चला जाता, बट अकाउंट पे में तो केवल मिस्टर आर के अकाउंट में ही जाएगा। अगर मैच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो अगर तो ये पेबल ऑन डिमांड है, तो जब डिमांड होगा तब इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर इसमें केस दूसरा है, या आफ्टर टाइम पेबल है, तो इस केस में यहाँ पे 3 डेज ऑफ ग्रेस यहाँ पे हमारे दिए जाते हैं, 3 एक्स्ट्रा ग्रेस के दिन मिलते हैं। और यहाँ पे जैसे ये बिल आपका 3 अप्रैल को मैच्योर हो रहा था, तो इसमें 3 अप्रैल को पेमेंट नहीं मानी जाएगी, इसमें 3 डेज एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। अब अगर तीसरे दिन यहाँ पे छुट्टी हो जाती है, पब्लिक हॉलिडे हो जाती है, तो उस केस में हमारी जो मैच्योरिटी की डेट है वो पिछला दिन मानी जाएगी, ना कि अगला। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पब्लिक हॉलिडे के केस में आपकी 1 डे पीछे हम चले जाते हैं मैच्योरिटी की फॉर्म में, ना कि एक दिन आगे लेकर जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। चलिए जी, तो अब बात करते हैं एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की। तो एलएलपी हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ पार्टनरशिप है, और ये ऐसी पार्टनरशिप है जहां पे आपके पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहने वाली है, अनलिमिटेड नहीं होगी, लिमिटेड रहने वाली है। और इसको जो लीगल फॉर्म देता है, इसके जो जुड़े प्रोविजंस हैं वो आपको एलएलपी एक्ट 2008 में देखने को मिलते हैं और एलएलपी रूल्स 2009 के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करते हैं। तो एलएलपी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस करने का तरीका है, कंपनी ना बनाए फिर भी कुछ कंपनी के फायदे लेने का एक साधन है, एलएलपी बना लो। सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि आपके पार्टनर्स अलग हैं। देखो एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उन्हें बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो आपके पार्टनर्स अलग हैं और आपकी जो एलएलपी है वो यहाँ पे अलग है। परपेचुअल सक्सेशन इसमें आपको देखने को मिलता है, पार्टनर्स चाहे रहे ना रहे एलएलपी आपकी चलती जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी जैसे इसका एक फीचर है, जो कि एक स्पेशल फीचर है एलएलपीज का। फीचर्स की अगर बात करें तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स इसके अंदर होने वाले हैं और कम से कम एक जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो इंडिया के अंदर रेजिडेंट होना चाहिए। एलएलपी एग्रीमेंट जो है तैयार कराया जाएगा, देखो जैसे पार्टनरशिप की डीड बनती है ना, वैसे ही एलएलपी का एग्रीमेंट बनाया जाएगा। जैसे कंपनी का एमओए बनता है उसके इक्वेट भी आप इसे कर सकते हैं, उसके जैसा भी आप इसे समझ सकते हैं। तो इसके अंदर आपके बिजनेस से जुड़े हुए काफी सारी डिटेल्स आने वाली हैं, म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज जो है पार्टनर्स की, वो सारी इसके अंदर लिखी जाएंगी। और यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलता है कि आपके जो सारे पार्टनर्स हैं दे आर द एजेंट ऑफ द एलएलपी। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके जो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, अगर किसी एक पार्टनर ने कोई गलत काम किया तो फिर बाकी पार्टनर्स उसके काम से यहाँ पे बाउंड नहीं होने वाले। ऑल पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द एलएलपी alone and are prevented from joint liability created by other partners wrongful business conduct। तो यहां पे एलएलपी के अंदर कौन कौन लोग पार्टनर बन सकते हैं, देखो एलएलपी के अंदर आपके इंडिविजुअल पार्टनर बन सकते हैं और आपकी बॉडी कॉर्पोरेट आपकी कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, चाहे बाहर के लोग भी इसमें पार्टनर बन सकते हैं, बाहर की कंपनी भी बन सकती है। बट कोई अनसाउंड माइंड, कोई पागल पर्सन, कोई अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। एक एलएलपी भी दूसरी एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है, एक ट्रस्ट एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। अगर बात करें एलएलपी फॉर्मेशन की, तो यहां पे आपके क्या स्टेजेस क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास है प्री इनकॉर्पोरेशन वाला फेज। तो प्री इनकॉर्पोरेशन वाले फेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एलएलपी बनाने से पहले उनको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कम से कम 2 पार्टनर आपके पास होने चाहिए, इंडिया में आपका ऑफिस होना चाहिए और डायरेक्ट आपके जो पार्टनर्स हैं उनके पास यहाँ पे डिन नंबर भी होना चाहिए, डी पिन भी इसे बोला जाता है। तो दिस इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये नंबर होना चाहिए। तो फिर आप जो है अप्लाई करने के लिए जो है रेडी हैं और फिर आपको अपने नाम की अप्रूवल लेनी होगी। नाम की अप्रूवल आप ले लेंगे, फिर आप जो है अपनी इनकॉर्पोरेशन जो है उसके लिए अप्लाई कर देंगे। आपका जो एलएलपी है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एलएल पिन जो है वो अलॉट हो जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद आप अपना एलएलपी एग्रीमेंट जो है
वो यहाँ पे तैयार करेंगे और उसे भी फाइल करेंगे ऑनलाइन। और इसके बाद आपको बनने के बाद कुछ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कंप्लायंसेस भी करनी होगी, जैसे आपको हर साल एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी और एक एनुअल रिटर्न जो है वो आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। तो ये है आपके पास एलएलपी से जुड़ी हुई कुछ मेजर बातें। चलिए जी, अब बात करते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 की। तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट 2002 इज बेसिकली a replacement of the earliest MRTP Act 1969। तो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 आपका। तो यहाँ पे इस एक्ट को खत्म किया गया और एक नया एक्ट कंपटीशन एक्ट लेकर आए, ताकि हम कंपटीशन को इकोनॉमी के अंदर प्रमोट करें, इंडिया के अंदर प्रमोट करें। तो यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी राघवन कमेटी जो है वो बनाई गई थी आपके कंपटीशन से जुड़े प्रोविजंस को एमआरटीपी लॉ का रिव्यू करने के लिए, और यहाँ पे इसकी रिपोर्ट 2000 के अंदर आई थी, और इसी की रिपोर्ट के बाद कंपटीशन एक्ट जो है उसे लाया गया। इस एक्ट का क्या फोकस है? इस एक्ट का फोकस है कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हैं तो उनको हम मना करें, उनको प्रोहिबिट करें, किसी को अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने से प्रोहिबिट करें, और अगर कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन मतलब आपके मर्जर्स अमलगमेशन हो रहे हैं बड़े बड़े लेवल के, तो उनको भी यहाँ पे रेगुलेट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी मार्केट में दो ही कंपनी है जो कि पेन बनाती हैं, अगर वो दोनों का ही मर्जर हो गया तो उस केस में आपका कंपटीशन क्या बढ़ा या घटा? कंपटीशन घट जाएगा, तो कंपटीशन रहेगा ही नहीं, मोनोपोली अराइज हो जाएगी। तो ऐसी चीजें हम नहीं होने देना चाहते, हम कंज्यूमर जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और मार्केट में कंपटीशन जो है उसे बरकरार रखना चाहते हैं, और यही जो फोकस है कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट किया गया। तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब दो कंपनीज जो कि सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनके बीच में। वर्टिकल हो सकते हैं जो कि दो कंपनीज आपकी अलग अलग लेवल पे काम कर रही है, जैसे एक आपका मैन्युफैक्चरर है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे हो सकते हैं। इनके बीच में टाई इन अरेंजमेंट हो सकता है कि दो प्रोडक्ट इकट्ठे खरीदने पड़ेंगे। एक्सक्लूसिव सप्लाई या फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट हो सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली सप्लाई करने का हक दिया जाएगा, एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन करने का हक दिया जाएगा, और प्रोडक्ट में डील करने से मना किया जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोविजन बनाए हुए हैं। तो ये जो है आपके ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपके जो कंपटीशन है उसे हार्म कर सकते हैं, उस पर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में इनको यहाँ पे वॉइड माना जाएगा। और कुछ एग्रीमेंट्स तो ऐसे यहाँ पे बताए हैं कि इट विल बी प्रेज्यूम्ड कि वो एडवर्स इफेक्ट लेकर आ रहे हैं कंपटीशन के अंदर, कंपटीशन के ऊपर, और उन्हें वॉइड माना जाएगा। तो आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर आप प्राइसेस डिटरमाइन कर रहे हैं, प्रोडक्शन सप्लाई इन्वेस्टमेंट को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बिड को रिग करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल्यूसिव बिडिंग कर रहे हैं, यानी कि जो बिडिंग होनी थी उसमें सारी फर्म्स आपस में मिल गई हैं, या फिर आप मार्केट या सोर्स ऑफ प्रोडक्शन को शेयर करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सभी केसेस में आप कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए इन्हें यहां पे माना जाएगा, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन एंड दे आर गोइंग टू बी वॉइड। अगर बात करें अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की, कि कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मार्केट में अब्यूज कर रहा है, तो यहां पे कैसे हो सकता है? तो अगर वो कोई अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन लगा देता है परचेज या सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, जैसे वो प्रीडेटरी प्राइसिंग को फॉलो करता है। प्रीडेटरी प्राइसिंग का क्या मतलब है? प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है कि वो जो प्राइस चार्ज कर रहा है, जो दाम वो चार्ज कर रहा है प्रोडक्ट्स के लिए, वो उसकी कॉस्ट से भी नीचे है, कॉस्ट से भी कम दाम वो चार्ज कर रहा है। वो मार्केट में बहुत डोमिनेंट प्लेयर है, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा पैसे, बहुत डीप पॉकेट्स है उसकी, और इसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है बाकी कॉम्पिटिटर्स को भगाने के लिए। सो दिस इज प्रोहिबिटेड। और यहाँ पे डिनायल ऑफ द मार्केट एक्सेस, बाकियों को मार्केट को एक्सेस करने से रोक रहा है। एक मार्केट की डोमिनेंट पोजीशन को दूसरी मार्केट पे जाकर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना गया है। और ये भी अगर कंपटीशन को एडवर्सली इफेक्ट करेगी तो इसे भी यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि अगर आप कोई ऐसे कॉम्बिनेशन में एंटर हो रहे हैं, कोई मर्जर अमलगमेशन हो रहा है जो कि कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, तो फिर आपको उसका नोटिस जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। अगर बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपटीशन एक्ट। यहाँ पे इसका एक चेयरपर्सन होने वाला है, और इसके अंदर 2 से 6 मेंबर्स आपके होने वाले हैं जिन्हें कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और इनकी जो टर्म रहने वाली है वो 5 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, व्हिचएवर इज अर्लियर रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस टर्म से पहले भी इन्हें रिमूव कर सकती है, अगर वो इनसॉल्वेंट हो जाए, बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट, बाहर कोई पेड नौकरी पकड़ ले, या फिर फिजिकली या मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाए। इस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होंगी,
और चाहे तो सुओ मोटो खुद से भी वो कॉम्बिनेशंस के ऊपर इंक्वायरी शुरू करवा सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और तो और अगर कोई कॉम्बिनेशन इंडिया के बाहर हो रहा है जिसपे इंडिया के अंदर इंडिया के कंपटीशन पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होने वाला है, तो उनको भी ये इंक्वायर कर सकती है। कमीशन को असिस्ट करने के लिए डायरेक्टर जनरल का पोजीशन भी यहां पे क्रिएट किया गया है, और ये जो है इंक्वायरी में असिस्ट करेंगे कमीशन को। और अगर आपका कोई अपील है कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आप उसे किसके पास लेकर जाएंगे? आप उसे पहले तो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास लेके जाते थे, बट अब ये काम हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को दे दिया है। और फिर भी आपका डिस्प्यूट अपील सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सा प्रोविजन जो कि इस लॉ में डाला गया है वो है कंपटीशन एडवोकेसी का। इसका मतलब है कि आपकी जो सरकार है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से ओपिनियन ले सकती है, उसे कह सकती है कि मुझे इस चीज पे अपना ओपिनियन दो, आपको क्या लगता है कि मैं जो डिसीजन ले रही हूं इससे कंपटीशन कहीं एडवर्सली इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसा वो मांग सकती है, और फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को 60 डेज के अंदर अपना ओपिनियन, अपनी एडवाइस देनी होगी। पर सरकार उस एडवाइस को माने या ना माने ये सरकार की मर्जी है, उसे मानना कंपलसरी नहीं होगा, यानी कि उसकी एडवाइस यहाँ पे नॉन बाइंडिंग होने वाली है। तो सारी मेजर बातें कंपटीशन एक्ट 2002 से जुड़ी हुई इस स्लाइड के थ्रू मैंने आपको यहां पे बता दी हैं। चलिए जी, तो अब बात करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 की, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये आपका जो एक्ट है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005 एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारा एक मौलिक अधिकार है हमारे आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब यहां पे हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का हक मिल रहा है। इंफॉर्मेशन का मतलब है आपके सरकारी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, डाटा, या चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही क्यों ना रखा गया हो, चाहे कंप्यूटर में क्यों ना रखा गया हो। तो हमारी जो पब्लिक अथॉरिटी है उन्हें यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। पब्लिक अथॉरिटी बेसिकली आपकी सरकार या सरकार से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती हैं, स्टैट्यूटरी भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि इन्हें किसी नोटिफिकेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, सरकार के नोटिफिकेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, या फिर सरकार इनकी मालिक हो, इन्हें कंट्रोल करती हो, या फिर सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग इनको सरकार से मिलती हो। तो ऐसी अथॉरिटीज को, ऐसी सरकारी एंटिटीज को अपने पास एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। तो ऐसे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यहां पे अपॉइंट होंगे, उन्हें क्या करना होगा? उन्हें लोगों को जो इंफॉर्मेशन है, जो एप्लीकेंट है, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होगी। तो यहां पे बात हो रही है राइट टू इंफॉर्मेशन। यहां पे क्या क्या राइट आपको दिए गए हैं? इंस्पेक्शन का राइट दिया गया, काम को, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, नोट्स उससे ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं, सैंपल्स ले सकते हैं। तो ये सारे राइट आपको यहां पे दिए हुए हैं। और यहां पे आप अप्लाई करेंगे, तो अब बताया गया कि अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन है विद इन 30 डेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी एप्लीकेशन के 30 डेज में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ सवाल है तो उस केस में आपको 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और हाँ, ये बात यहां पे बताई गई है कि केवल जो इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, जो एग्जिस्ट करती है रिकॉर्ड्स में, वही दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सरकार आपके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगी, उस पर समय लगाएगी, टाइम लगाएगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। देखो, एप्लीकेशन देंगे आप, यहां पे एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आपको बता दें, एप्लीकेशन का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। आप प्लेन पेपर पे भी अपनी एप्लीकेशन जो है यहां पे दे सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया गया है जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी केवल यहां पे ₹10 रखी गई है, और वो भी जो हमारे बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनके लिए निल रखी गई है ये आपकी एप्लीकेशन फीस। हाँ, इसके अलावा आपको कुछ और पैसे देने पड़ सकते हैं कुछ केसेस के अंदर, जैसे आपको फोटो कॉपीज वगैरह लेनी है तो उस केस में। और यहां पे ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि सरकार ने कुछ इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है कि उसे इस एक्ट के तहत डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो जैसे कोई इंफॉर्मेशन है इंडिया के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोर्ट ने मना किया हुआ इस इंफॉर्मेशन को नहीं दिखाना, कोई लाइफ को इंडेंजर करती है लोगों की, पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस हैं वो ब्रीच हो जाते हैं, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है। और साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, डीआरआई है, हमारी कुछ पैरामिलिट्री एजेंसीज हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, असम राइफल, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी एग्जेम्प्ट किया गया है।
तो बेसिकली यहाँ पे आपके जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है एक्ट के अंदर। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे या फिर आप उससे सहमत नहीं है तो आप अपील भी फाइल कर सकते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को। और अगर आप यहाँ पे भी सहमत नहीं है तो फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं। देखो इंफॉर्मेशन कमीशन आपकी स्टेट लेवल पे भी बनाई गई है और सेंट्रल लेवल पे भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपकी दिल्ली के अंदर सेटअप की गई है। तो इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर बात करें तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्रिएट की है कि जो भी आपके अपील्स होंगे उनको हैंडल करेगी और ये कोई कंप्लेंट्स हैं आपकी आरटी एक्ट से जुड़ी हुई उनकी कंप्लेंट्स को भी रिसीव करेगी, इंक्वायर करेगी। सिविल कोर्ट की सारी पावर्स इसके पास होने वाली हैं और इसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपके पास कोई फॉर्मली अपील करने का हक नहीं दिया गया है। चलिए जी, तो अब बात करते हैं आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट हैं जो कि हम लोगों को दे रहे हैं ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। आपने दिमाग लगाकर कोई नई चीज क्रिएट करी है और उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू है तो हम आपको हक देंगे उस चीज के ऊपर, आपकी परमिशन के बिना कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉपीराइट। तो कॉपीराइट आपको मिलता है किनको? क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स, प्रोड्यूसर ऑफ आपके फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स। और यहाँ पे आपके जो कॉपीराइट है उनकी एक्विजिशन ऑटोमेटिक होती है। तो यहाँ पे आपने कुछ क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसका कॉपीराइट आ जाएगा। फॉर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स इनकी जो कॉपीराइट्स की वैलिडिटी रहने वाली है इट इज गोइंग टू बी फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर। जिसने भी इसे क्रिएट किया उसकी लाइफ टाइम तक और उसके मरने के बाद भी 60 साल तक प्लस 60 इयर्स तक उनकी वैलिडिटी यहां पे रहने वाली है। अगर बात करें पेटेंट की तो पेटेंट सिंपली क्या चीज है जी? आपने कोई इन्वेंशन करी है उसके ऊपर आपको एक्सक्लूसिव हक यहां पे मिल गया है। इंडिया के अंदर जो पेटेंट्स है वो आपको 20 इयर्स के लिए दिए जाते हैं। बट हाँ, कई केसेस में कंपलसरी लाइसेंसिंग का भी प्रोविजन बना रखा है। सरकार आपसे कह सकती है कि आपकी जो इन्वेंशन है उसने लोगों के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आया है और लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। तो अगर आप इस पे 20 साल तक पेटेंट अपना जमा के रखोगे, अपना हक जमा के रखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत नुकसान हो जाएगा, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए सरकार कह सकती है कि आप इसका लाइसेंस किसी और को कंपलसरी इशू कर दो। तो ऐसे प्रोविजन भी बना रखे हैं। इसके बाद है जी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपके पास है वर्ड, सिंबल, फ्रेज, डिजाइन और एनी कॉम्बिनेशन which identifies and distinguishes the source or origin of the product or the service। तो आपके यहाँ पे ट्रेडमार्क कवर हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे हमारा भी ट्रेडमार्क यहाँ पे देख सकते हैं अवर स्टडी क्लासेस का। तो यहाँ पे आपके बेसिकली ट्रेडमार्क कवर हो रहे हैं और इन जनरल आपके जो ट्रेडमार्क है वो 10 इयर्स के लिए वैलिड रहते हैं और उसके बाद आप इन्हें रिन्यू करा सकते हैं, जब तक मर्जी रिन्यू करा सकते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 10 इयर्स ईच। इसके बाद है जी डिजाइन। डिजाइन बेसिकली आपके कोई शेप है, कोई कॉन्फ़िगरेशन है, कोई पैटर्न है, कोई आपने कंपोजिशन बनाई है लाइंस की, कलर्स की किसी आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो डिजाइन्स हैं अगर आपने कोई क्रिएट किया है ऐसा जिसकी कमर्शियल वैल्यू है तो उसके ऊपर भी आप अपना राइट ले सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर 10 इयर्स और आप उसे फर्दर 5 और सालों के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके बाद है जी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। तो जो गुड्स एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से आ रहे हैं, स्पेसिफिक उनका ज्योग्राफिकल ओरिजिन है, जैसे दार्जिलिंग की टी है, मैसूर का सिल्क है, तिरुपति का लड्डू है, तो यहाँ पे ऐसी सभी चीजों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है। तो और कोई इनको कॉपी कर नहीं सकता और कोई ये नहीं कह सकता कि ये लो जी ये तिरुपति लड्डू ले लो, और कोई नहीं कह सकता, हरियाणा में बैठ के कोई नहीं कह सकता कि ये तिरुपति लड्डू आप ले लो। आपको जब तक आप यहाँ पे तिरुपति लड्डू का जो पूरा प्रोसीजर है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, जो उसके ओरिजिन के रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा नहीं करते, तब तक आप उस पे यहाँ पे अपना राइट, अपना हक नहीं जमा सकते, आप उसे तिरुपति लड्डू नहीं बोल सकते। इसके बाद कुछ और हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं, जैसे प्लांट वेराइटीज के ऊपर भी, सेमीकंडक्टर्स पे भी, इंटीग्रेटेड लेआउट्स पे भी और ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सबको भी अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एम्बिट में लिया गया है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर एक सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट भी बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। और इसके अलावा हमारे आईपीआर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, मैनेज करने के लिए नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 जो है वो भी हम लेकर आए हैं, जिसका मोटो है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीएसटी है ना वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने पहले काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हुआ करते थे
अब उन्हें अपने अंदर समा लिया है। एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि अगर हरियाणा से सामान जो है वो महाराष्ट्र जा रहा है तो महाराष्ट्र को जीएसटी मिलेगा, वैल्यू एडेड पे जो जीएसटी है वो पे किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ए ने 100 का सामान 150 का बेचा, फिर 150 का सामान बी ने आगे 200 का बेचा, तो यहाँ पे बताया गया कि केवल जो आपकी वैल्यू एडेड है उसी पे यहाँ पे जीएसटी को लेवी किया जाएगा। अल्टीमेट इफेक्ट आपका वैल्यू एडेड पे ही आएगा, चाहे आप 100 पे लगाएंगे, 150 पे लगाएंगे, 200 पे लगाएंगे, पर पीछे का आपको जो टैक्स पे किया उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाता है और अल्टीमेटली आप केवल वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स पे कर रहे होते हैं। सो सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत मेजर फीचर है हमारे जीएसटी का। देखो अगर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो 2004 के अंदर केलकर टास्क फोर्स ने पहली बार जीएसटी लाने का आइडिया जो है वो मूट किया था और फाइनली हमारा जो 2016 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का 101 अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट लेकर आए और 1 जुलाई 2017 से फाइनली हमारा जो जीएसटी है वो लॉन्च हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था। देखो जो इंडिया है ना, इट वर्क्स ऑन डुअल जीएसटी मॉडल, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों जीएसटी लेवी कर रहे होते हैं। अगर तो हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी कि हरियाणा से सामान हरियाणा में ही जा रहा है, तो उस केस में कौन से टैक्सेस आपके लेवी किए जाएंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेवी किया जाएगा, सेंटर प्लस स्टेट टैक्स। अगर यूटी होती तो एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी लगता। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, हरियाणा से महाराष्ट्र सामान जा रहा है, तो उस केस में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लेवी करेगी, विच विल बी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और बाद में ये जो टैक्स है यहाँ पे आपकी स्टेट्स के साथ शेयर कर लिया जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी कंपनसेशन सेस का। देखो जो जीएसटी है ना, एक बहुत ही मेजर रिफॉर्म है। अब जीएसटी ने क्या किया, यहाँ पे जो अलग अलग टैक्सेस थे उनको अपने अंदर समा लिया। पहले हमारी जो स्टेट्स हैं बहुत सारे टैक्सेस लगाती थी, जैसे यहाँ पे देखो जीएसटी ने ये सेंट्रल टैक्सेस को सब्स्यूम किया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और ये स्टेट टैक्सेस को सब्स्यूम किया, वैट, कुछ केसेस में एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑफ लॉटरीज, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, इनको जो है सब्स्यूम कर लिया। तो अब जो स्टेट्स हैं उनको हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, पहले वो टैक्स लगाती थी और पैसे इकट्ठे कर लेती थी, बट यहाँ पे अब स्टेट्स टैक्स नहीं लगाएंगी, सेंटर टैक्स लगाएगा, जीएसटी इकट्ठा करेगा, स्टेट्स के साथ शेयर भी करेगा। तो स्टेट्स को नुकसान ना हो जाए इस वजह से हमने एक कंपनसेशन सेस का फंड क्रिएट किया है। कंपनसेशन सेस हम लेवी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लग्जरी गुड्स हैं या फिर डीमेरिट गुड्स है जिनकी कंजम्पशन को हम प्रमोट नहीं करवाना चाहते, उनके ऊपर अलग से कंपनसेशन सेस चार्ज किया जाता है। जैसे पान मसाला, टोबैको, मोटर कार, इनके ऊपर कंपनसेशन सेस भी लेवी किया जाता है और इस सेस का पैसा स्टेट्स को दिया जाता है उनकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल की भरपाई को पूरा करने के लिए। देखो जो जीएसटी है ना, इट इज लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स और सर्विसेज पे आपका ये जीएसटी लेवी होता है, एक्सेप्ट कुछ हैं जिन पे लेवी नहीं होता, जो कि जीएसटी के एम्बिट से बिल्कुल बिल्कुल बाहर ही हैं। इन पे पुराना टैक्सेशन सिस्टम ही अभी भी चल रहा है। तो आपका जो एल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, पेट्रोलियम है, क्रूड है, डीजल है, पेट्रोल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, तो ये अभी पुराने रिजीम के अंदर ही चल रहे हैं, इनके ऊपर अभी जीएसटी चार्ज नहीं किया जा रहा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जी जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए उन्हें जीरो रेटेड सप्लाईज माना गया है, यानी कि एक्सपोर्ट्स पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आपने एक्सपोर्ट करते समय कोई टैक्स पे किया है तो उसका आपको रिफंड भी पूरा पूरा यहाँ पे मिल जाता है। और आपने जो बाहर से सामान इंपोर्ट कराया उसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है और उस पर आईजीएसटी लेवी किया जाता है। देखो आप इंपोर्ट करते हैं ना, उस पर एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है और ऊपर आईजीएसटी लगता है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। पहले यहाँ पे सीवीडी लगता था, बट अब इसकी जगह यहाँ पे आईजीएसटी लगता है। अब जीएसटी से जुड़े मेन मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए एक अलग से जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई है आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस काउंसिल के हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो स्टेट के जो आपके फाइनेंस के मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू के मिनिस्टर्स हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा जो हमारे सेक्रेटरी रेवेन्यू है वो इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजंस वगैरह हमारे लिए जाते हैं, इट इज टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 3/4 वोट से यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है। और यहाँ लिखा जी 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के वोट्स को अलग अलग वेटेज दी जाती है। सेंटर के जो वोट्स हैं उनको 1/3 वेटेज दी जाती है और स्टेट्स के जो वोट्स हैं उनको 2/3 वेटेज दी
जाती है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए, बट अभी डिस्कशन बाकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो अभी कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आप कोशिश करिएगा कि आप अपने जो आंसर्स हैं वो पहले देने की कोशिश करें। तो आइए फटाफट से अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं जी हमारे पहले सवाल से। और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल है, अ माइनर टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 4,000 फ्रॉम बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। तो ए जब छोटा बच्चा था तब उसने लोन लिया बी से। कितना लोन लिया? 4,000 का लोन यहाँ पे लिया है। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही अप्लाइज टू बी फॉर अ फर्दर लोन ऑफ रुपीज 3,000। अभी वो बड़ा हो गया है, अब वो मेजर बन चुका है, और बड़ा होके उसने 3,000 का और लोन ले लिया बी से। बी ने लोन दे भी दिया। और अब ए जो है, बोला जा रहा है एक कंबाइंड प्रोमिसरी नोट बनाकर दे रहा है रुपीज 7,000 का। ए ने कहा 4,000 पहले देने, 3,000 अब देने, 7,000 का बी को कंबाइंड प्रोमिसरी नोट बनाया, प्रॉमिस कर दिया, नीचे अपने साइन कर दिए। अब आपको बताना ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या फिर नहीं होगा। देखो जी, हम सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ किया वो तो वैलिड नहीं होता है। माइनॉरिटी के समय 4,000 का लोन दिया था, उसके बदले तो बी कुछ मांग नहीं सकता था। बट अब क्या हुआ कि जो 4,000 का लोन दिया था वो कहानी हो गई पुरानी। अभी एक नया लोन दिया गया 3,000 का, जो कि मेजोरिटी के समय दिया गया। और इस 3,000 के लोन के बदले, 7,000 का प्रॉमिसरी नोट मिल गया। बताइए इसमें कोई दिक्कत है या फिर नहीं है? सर, इसमें यहां पे कंसीडरेशन एडिक्वेट सी नहीं लग रही। क्या कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना हमेशा जरूरी होता है? क्या आप सोचकर बताइए। कंसीडरेशन आपकी होनी चाहिए, ये चीज जरूरी होती है, बट कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। 3,000 का फायदा दिया, उसके बदले 7,000 का प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसीडरेशन तो इन्वॉल्व है, और अब माइनर भी मेजर हो चुका है। तो अभी जो 7,000 वाला जो प्रोमिसरी नोट दिया गया है ना, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ये वॉइड नहीं होगा। ओरिजिनल अगर 4,000 का पूछते तो वॉइड होता, बट अभी यहाँ पे ये 7,000 वाले का पूछ रहे हैं, जो कि मेजोरिटी के समय दिया गया। और इसमें एक 3,000 का लोन भी है, जो कि मेजोरिटी के समय दिया गया। इसी वजह से आपका ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। अगला सवाल है, अ क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन नॉट सक्सीड। ऑप्शंस है, व्हेन अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म्ड, व्हेन एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लंप सम इज पार्टली परफॉर्म्ड, when a contract is discovered to be unenforceable due to some technical defect. In case of breach of contract, the aggrieved party can claim reasonable compensation for what has been done under the contract. तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितना काम हो गया उसके हिसाब से पेमेंट कर दो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें 3 पार्ट थे, तो उसमें 3 दिन काम होना था। तो अगर 1 दिन का काम हो गया इसकी पेमेंट कर दो, 2 का हो गया 2 की कर दो, 3 का हो गया तो पूरी कर दो। तो जितना हो गया उसके हिसाब से पेमेंट कर दो। तो आपका डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था, पार्टली परफॉर्म हो गया, तो उतनी पेमेंट यहां पे कर देनी चाहिए। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, पूरा का पूरा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, और उसकी पूरी लमसम एक ही कंसीडरेशन है, और उसको आधा परफॉर्म किया, तो उस केस में यहां पे क्वांटम मेरिट की जो आपकी क्लेम है वो सक्सीड नहीं हो पाएगी। वो क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, और कंपनसेशन भी आपका यहां पे लमसम है, तो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। और इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहां पे अप्रोप्रिएट होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। पहली स्टेटमेंट है, लॉ प्रिज्यूम्स दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। तो यहां पे आपकी जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि लॉ ऐसा प्रिज्यूम नहीं करता। लॉ कहता है कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मेजर हैं, साउंड माइंड के हैं, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो ऐसा प्रोवाइड करता है लॉ आपका। अ माइनर कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो ये बात सही है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू फैमिली कॉन्ट्रैक्ट, तो अनसाउंड माइंड वाला तो नहीं एंटर कर पाएगा। कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नॉर कैन स्यू, तो बिल्कुल कन्विक्ट नहीं कर सकता है आपका, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वाइफ कैन ऑलवेज मेक वैलिड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बाइंड हर हस्बैंड, तो वैसे भी जब ऑलवेज आ जाता है ना तो स्टेटमेंट डाउटफुल हो जाती है, तो ई वाली स्टेटमेंट भी यहां पे करेक्ट नहीं होगी। आपका बी और डी ये वाली स्टेटमेंट ही करेक्ट होंगी, और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सेड टू बी डिस्चार्ज बाय रिसिशन when terms of the contract are altered
when a party makes novation of the contract, when aggrieved party exercises his option to avoid the contract, when a party to a contract waives his rights under the contract, where none of the parties have performed its part for a long time and no other party has objected to it. तो आपने ये टर्म सुनी होगी, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसीशन, ये कुछ टर्म्स हैं. तो रिसीशन, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन तीनों अलग अलग हैं, तो ए और बी तो यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड होंगे नहीं. तो अगर आप ए और बी को एक्सक्लूड करेंगे तो वैसे ही आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 का निकल आएगा. तो अगर आपकी कोई एग्रीव्ड पार्टी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकती है, ऐसा राइट उसके पास अवेलेबल होता है. और अगर बहुत सा लंबा टाइम हो जाए, किसी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाता है. तो सी और ई ओनली ही आपका आंसर यहाँ पे बनेंगे. चलिए, तो यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का. तो आपको डैमेजेस दिए हैं और आपको इन्हें मैच करना है. तो सबसे पहले हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस. तो ऑर्डिनरी डैमेजेस आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स में दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के टाइम पे. तो ए तो आपका 3 से मैच होगा और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 तो बन ही जाएगा. स्पेशल डैमेजेस आपके इनडायरेक्ट लॉस के ऊपर दिए जाते हैं. एग्जाम्पलरी डैमेजेस आपके क्वाइट हेवी इन अमाउंट होते हैं और पनिशमेंट के लिए दिए जाते हैं. और नॉमिनल डैमेजेस जो हैं नॉमिनल अमाउंट के होते हैं और कंपनसेशन की तरह तो ये एक्ट नहीं करते हैं. तो डी का 1 मैचिंग हो गई और आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सीधा सीधा यहाँ पे बन जाएगा. चलिए, यहाँ पे अगला सवाल है. अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट. तो प्यारे दोस्तों, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस हमें देखने को मिलती है. सबसे पहले आप किसी पार्टी को कोई ऑफर या प्रपोजल देते हैं. ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस. ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस यहाँ पे बन जाता है. तो पहले ऑफर आएगा, उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, वो यहाँ पे प्रॉमिस बन जाएगा. प्रॉमिस के बाद हमारे यहाँ पे अगर कंसीडरेशन आ जाती है, एक प्रॉमिस मैंने किया, एक प्रॉमिस आपने किया, दोनों ने कोई प्रॉमिस किया, इट बिकम्स अ कंसीडरेशन. तो कंसीडरेशन एक दोनों के लिए बन जाता है. और कंसीडरेशन आ जाने के बाद हमारा ये बन जाता है एग्रीमेंट. प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट में जब लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है, दोज एग्रीमेंट्स विच आर लीगली इनफोर्सेबल which have been made with the intention to make them legally enforceable, तो ऐसे एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा सबसे लास्ट में. तो सी है हमारा, ई है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है और उसके बाद डी है. और ये हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है. सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. चलिए, अगला सवाल हमारे पास है. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है. लिस्ट 1 में आपके पास कुछ लीगल लैटिन फ्रेजेस है और लिस्ट 2 में है उनके डिस्क्रिप्शन और हमें करनी है जी यहाँ पे उनकी मैचिंग. सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है कंसेंसस एड आइडम क्विड प्रोक्यू, फिर क्वांटम मेरिट, फिर कैविएट एम्प्टर. तो यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न, एज मच एज अर्न्ड, बायर बिवेयर और मीटिंग ऑफ माइंड्स. तो कंसेंसस एड आइडम, तो कुछ कंसेंसस की बात चल रही है, कुछ मीटिंग ऑफ माइंड्स की बात चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं. ए को 4 से मैच कर सकते हैं. क्विड प्रोक्यू हम सभी जानते हैं कंसीडरेशन के लिए इस्तेमाल होता है. समथिंग इन रिटर्न इसका मतलब रहता है. क्वांटम मेरिट, जितना काम कर लिया, जितना क्वांटिटी ऑफ काम कर लिया, उसके मेरिट के बेसिस पे आपकी पेमेंट कर दी जाए, एज मच एज अर्न्ड. कैविएट एम्प्टर का मतलब हम सभी जानते हैं, लेट द बायर बिवेयर, ऐसा मतलब होता है कैविएट एम्प्टर का. तो मैचिंग हमारी बिल्कुल सीधी है. ए 4 से है, बाकी बी 1, सी 2 और डी 3. और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर. ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. आपको इनमें से कोई एक आधा नहीं भी पता होता, वो भी मेरे ख्याल से आपका आंसर आसानी से यहाँ पे मार्क हो जाता. चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. मिस्टेक इज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन. तो मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड नहीं वॉइडेबल होता है. मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद. तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमारी कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है, जैसे लेट्स सपोज आप हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, आप एक दुकान पे जाते हैं, उस दुकान पे आप एक पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी. अभी क्या हुआ, ये दुकान अब किसी और ने खरीद ली है, आपको लग रहा है ये दुकान पुराने पर्सन के पास ही है, और इस मिसबिलीफ के अंदर, आप इस गलत फहमी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप आइडेंटिटी जो है उसको लेकर मिस्टेक हो चुकी है आपको. तो इस केस में ये जो एग्रीमेंट है ये आपका वॉइड माना जाएगा. तो अगर आपको आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन को लेकर मिस्टेक आपने कर दी है, गलतफहमी हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो उस केस में आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है आप ए के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, बट वास्तव में तो अब आप बी के साथ कर रहे हो, क्योंकि अब ये दुकान बी की हो गई है. तो इस केस में आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है. तो ये आपका कवर होगा.
मिस्टेक एज टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो लेट्स सपोज मैं आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट लेकर आता हूं और आपको कहता हूं आप इस पे साइन कर दो। आपको लग रहा है ये डॉक्यूमेंट जो है आपकी जमीन गिरवी रखने के लिए, उसके बदले मैं आपको लोन दूंगा, बट असल में ये आपकी जमीन बेचने के लिए डॉक्यूमेंट है। तो आपको मिस्टेक हो गई, ये डॉक्यूमेंट का नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, तो इस केस में भी कहा गया कि आपका ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड हो जाएगा। बायलैटरल मिस्टेक, अगर दोनों पार्टीज को मिस्टेक है तो इस केस में भी प्यारे दोस्तों हमारे पास अगर आपकी जो मिस्टेक है वो सब्जेक्ट मैटर वगैरह को लेकर है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। यूनिलेटरल मिस्टेक के अंदर जनरली आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड ही रहते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक अगर है तो उस केस में आपकी वैलिडिटी पे नॉर्मली कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है। और इसीलिए अगर हम करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ना चाहें तो बी और सी तो पक्का से आने चाहिए, और बी और सी को अगर मैं पक्का से इंक्लूड करना चाहता हूं तो ऑप्शन 3 ही मेरे पास बचता है। बट इसमें बी सी के साथ ए आ रहा है, ए की बजाय मेरे हिसाब से डी ज्यादा अप्रोप्रिएट था, क्योंकि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में तो हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, ना कि वॉइड अब इनिशियो। हालांकि जिसके पास ऑप्शन है वो हो सकता है वो इसको वॉइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, बट ओरिजिनली तो ये वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ए वाला मेरे हिसाब से इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बी सी और डी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर था, बट ऐसा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के बारे में, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आती है उनके बारे में कुछ बताया गया है, उसकी मैचिंग करते हैं। सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी, फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, फिर सिंबॉलिक डिलीवरी और लास्ट में आ गया आपका नॉर्मल डिलीवरी लिख दिया सिंपली। तो अगर मैं एक्चुअल डिलीवरी को मैच करूंगा तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है कि आपने फिजिकली सामान को हैंड ओवर किया, तो आपका ए 2 से मैच होना चाहिए और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 से मैचिंग तो बनी जाएगी आपकी। और इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में तो कोई थर्ड पर्सन है, वो अब आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा है, पहले किसी और के बिहाफ पे कर रहा था, उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गई, दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का क्या मतलब होता है? सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर आप जो है किसी सामान के पोजीशन लेने का तरीका जो है वो सामने वाले को दे देते हैं, जैसे आपने गोडाउन की चाबी उसे दे दी, तो ऐसा कुछ कर दिया आपने। और डिलीवरी का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रहा है। डी आपका 3 से मैच हो जाएगा और करेक्ट मैचिंग हमारी ऑप्शन नंबर 2 में बन जाएगी। अगला सवाल है, इन द केस ऑफ अ वारंटी द बायर कैन repudiate the contract, claim damages only, return the goods, refuse to pay the price। तो प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी की। तो हमारे पास जो वारंटी होती है ये ऐसी स्टिपुलेशन होती है विच इज कोलेटरल, विच इज सेकेंडरी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हमारे पास वारंटी का ब्रीच होता है, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो उस केस में हम केवल और केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता तो उस केस में हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को भी रेपुडिएट कर सकते थे, बट ब्रीच ऑफ वारंटी के अंदर आप केवल और केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट टेम्प्टर अप्लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ऑप्शन है आपके पास, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, when the goods are sold by sample, when the goods are sold under implied conditions and warranties, when the buyer does not intimate the purpose to the seller and depends upon his own skill and judgment। तो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर की अगर बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लेट द बायर बीवेयर, कि आपका जो बायर है उसे सावधान रहना है, उसे जब भी कुछ सामान खरीदना है, कुछ परचेज करना है तो सारी जांच पड़ताल करके खुद ही सामान उसे खरीदना है। और अगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस केस में ये केविएट टेम्प्टर से रिलैक्सेशन मिल जाती है, यानी कि एक्सेप्शंस बन जाती हैं वो, कि ये वाला डॉक्ट्रिन किन केसेस में अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे आपने गुड्स जो है खरीदे डिस्क्रिप्शन से, आपने केवल डिस्क्राइब किया कि मुझे लाल रंग का पेन चाहिए, तो आपका जो सेलर है अगर वो आपको लाल की बजाय नीला रंग का पेन दे देता है तो उस केस में ये वाला डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं करेगा, सेलर आपको पेन जो है चेंज करके देगा, मतलब सेलर की जिम्मेदारी बनेगी। ऐसे ही व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, आपने सैंपल देखा, आपने एक पेन देखा और एक पेन के बेसिस पे 100 पेन का ऑर्डर दे दिया, तो इस केस में भी यहां पे आपने सैंपल को ओके किया, बट अगर बाकी सारा सामान सैंपल से मेल नहीं खा रहा है, सैंपल तो लाल पेन का ही आया बट बाकी सारे पेन नीले आ गए, तो उस केस में यहां पे आपका ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं करेगा और इस केस में भी सेलर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसे आपको सही से सामान देना है। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अंडर इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, तो प्यारे दोस्तों जब भी हम सामान खरीदते हैं तो कुछ इंप्लाइड कंडीशंस और वारंटीज होती हैं
जो कि फुलफिल होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका आपको वैलिड टाइटल मिलना चाहिए, तो ऐसे कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे हैं तब भी ये डॉक्ट्रिन आपका अप्लाई नहीं करेगा। अगला पॉइंट दिया है कि व्हेन द बायर डज नॉट इंटीमेट द पर्पस टू द सेलर एंड डिपेंड्स ऑन हिज ओन स्किल एंड जजमेंट। अब देखो, आप जो है यहाँ पे दुकान पे गए, लेट्स सपोज दुकान पे आप स्टेशनरी खरीदने जा रहे हैं और आप बता नहीं रहे दुकानदार को कि आपको किस पर्पस के लिए पेन चाहिए, आप अपनी सोच समझ से वो पेन उठाकर ले आ रहे हैं। तो उस केस में कहा गया कि उस केस में सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने अपने स्किल और जजमेंट का इस्तेमाल किया और अपने खुद से आपने डिसीजन लिया। आपने सेलर के सैंपल, सेलर की डिस्क्रिप्शन, इसके बेसिस पर डिसीजन नहीं लिया, आपने अपने स्किल और जजमेंट के बेसिस पर यहां पर डिसीजन लिया। तो अब यहां पे आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर है वो अप्लाई करेगा। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। और इस केस में क्योंकि आपने सेलर को कोई इंटीमेशन नहीं दिया आपके किसी स्पेसिफिक पर्पस का, तो अगर बाद में आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है, सारी जिम्मेदारी इस केस में बायर की ही रहेगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर आपका इस वाले केस में अप्लाई हो जाएगा। आंसर ऑप्शन 4 यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल बहुत ही आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉमिसरी नोट? आई प्रॉमिस टू पे क्यू ₹7,000 7 days आफ्टर माई मैरिज, तो कंडीशन लग गई, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे बी और बियरर ₹5,000, तो प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, तो इसीलिए ये भी आपका प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 ऑन सीज डेथ प्रोवाइडेड, कंडीशन लग गई, तो अब इस केस में भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। I acknowledge to be indebted to you for ₹10,000 to be paid on demand for value received। ठीक है, तो यहां पे ये आपका प्रॉमिसरी नोट बनेगा। 1, 2 और 3 तो नहीं बनेंगे और इसीलिए आंसर ऑप्शन 4 का बन जाएगा। चलिए सवाल है, an instrument is to be called negotiable as per the negotiable instruments act 1881 if it possesses which of the following characteristics। तो एक इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल कहलाने के लिए उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। ऑप्शंस हमें यहां पे दिए गए, कैन बी ट्रांसफर्ड इन्फिनिटम, हैविंग मिनिमम लॉक इन पीरियड, फ्रीली ट्रांसफरेबल, होल्डर कैन नॉट स्यू इन हिज ओन नेम, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसे आसानी से फ्यूचर में नेगोशिएट कर सकते हैं, तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं इन्फिनाइटली, किसी को भी ट्रांसफर कर दीजिए। लॉक इन पीरियड उसके अंदर नहीं होगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल बिल्कुल होगा, होल्डर अपने नाम में स्यू कर सकता है, तो कैन नॉट वाली बात तो नहीं आनी चाहिए, और होल्डर के टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फीचर जो बनने वाले हैं, क्या कौन कौन से फीचर बनेंगे, ए बनेगा, सी बनेगा और ई वाला भी बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आपको बतानी है कौन सी नॉट ट्रू है, यानी कि कौन सी सही नहीं है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है, आपको वो बतानी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। तो प्यारे दोस्तों, हमारे एलएलपी के केस में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, ना कि एक। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। डेजिग्नेटेड मेंबर्स डू नॉट हैव द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज एज एनी अदर मेंबर। तो आपके डेजिग्नेटेड मेंबर और बाकी सभी के राइट्स ड्यूटीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। फिलहाल स्टेटमेंट को भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू हैव एनी नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो नॉन डेजिग्नेटेड को लेकर ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारे कम से कम 2 होने चाहिए, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये वाला तो सही है, ये गलत नहीं है। A limited liability partnership may be established such that all members are considered to be designated members। तो हाँ, सारे पार्टनर्स आपके डेजिग्नेटेड हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी और डी तो आपकी ठीक है, ए गलत है और बी भी गलत सी ही लग रही है, हमें गलत बतानी है। तो ए और बी जो है वो हमारे पास गलत हो जाएंगी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, which of the following can become the member of an LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मेंबर कौन कौन बन सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपके जो रेजिडेंट इंडियन है वो यहाँ पे LLP के मेंबर बन सकते हैं। LLP एक LLP की मेंबर बन सकती है। कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेशन सोल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं हो रही किस चीज की, वैसे ये बात कर रहे हैं, फिलहाल इसे स्किप करते हैं। इसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये नहीं बन सकती है। कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, ये भी आपकी एलएलपी का मेंबर बन सकती हैं।
तो ए, बी और ई तो यहाँ पे आ ही सकते हैं, बी और ई तो पक्का ही आ सकते हैं, ए तो सब में ही आ रहा है। देखो ए वाला पॉइंट जो है ना वो सब में ही आ रहा है, रेजिडेंट इंडियन तो सब में ही आ रहा है। तो बी और ई जो है ना, एलएलपी और कंपनी, एलएलपी के अंदर मेंबर बन सकती है, पार्टनर बन सकती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। तो हमारा जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ये ऑब्जेक्टिव है। इंपीड एंड टॉर्मेंट कंपटीशन इन द मार्केट, तो कंपटीशन को इंपीड नहीं करना बल्कि बढ़ाना है, तो ये गलत है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर, नहीं सेलर का नहीं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाना है। टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो ए और डी ऑब्जेक्टिव होंगे और आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन, कंपनी, सिटीजन, लीगल एंटिटीज। तो प्यारे दोस्तों, सीधी बात तो ये है कि हमारा जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो सूचना का अधिकार देता है हमारे सिटीजन्स को, हमारे सिटीजन्स को ये हक मिलता है। तो सिटीजन्स के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है, तो सिटीजन डी है वो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी दे आर नॉट एलिजिबल, ए, बी, सी, ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। As per the RTA 2005, which of the following are exempted from disclosure under section 8? तो RTA एक्ट के अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन को एग्जाम्प्ट किया गया कि उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है वो आपसे सवाल पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, तो बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन को एग्जाम्प्टेड रखा गया है। मंथली रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, देखो इस इंफॉर्मेशन को एग्जाम्प्टेड नहीं रखा गया है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी एक एग्जाम्प्टेड इंफॉर्मेशन है। Information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, तो ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे exempted रखा गया है। A statement of the categories of documents that are held by the public authority or under its control, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे हुए पब्लिक अथॉरिटी ने, ऐसी जो स्टेटमेंट है उसको भी exempted नहीं किया गया है, तो ये भी एग्जाम्शन में नहीं आएगा। आपके एग्जाम्शन में जो आएंगे वो ए, सी और डी आएंगे, आपको तीन ही चूज करना है। ई को लेकर अगर आपको डाउट भी था तो ए, सी और डी आप आसानी से चूज कर लेंगे, और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बन जाएगा। इस सवाल में हमें दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 1 कह रही है, पेटेंट्स आर डिफाइंड एज मोनोपोली राइट्स which one granted by the government for full disclosure of invention for a limited period of time, that is for 20 years। तो आपको गवर्नमेंट से ये मोनोपोली राइट मिल जाता है, आप गवर्नमेंट को अपनी इन्वेंशन की जानकारी देते हैं और गवर्नमेंट आपको ये पेटेंट ग्रांट कर देती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे है कि पर्पस ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट इज टू encourage इन्वेंशन बाय प्रोमोटिंग प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन सो एज टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, तो बिल्कुल यही आपका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है पेटेंट्स ग्रांट करने का, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। Which one of the following state taxes have not been replaced by GST? तो कौन से स्टेट टैक्सेस को रिप्लेस नहीं किया है ये आपको बताना है। तो लग्जरी टैक्स को रिप्लेस कर दिया है, परचेज टैक्स को भी कर दिया है, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को भी कर दिया है, ये स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जो है इसको नहीं किया है, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एवरस्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज भी ऑफर करते हैं यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए, उसके लिए आप हमारी ऐप और वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।